आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत। मैं हूं अमन कामले। विगत 7 सालों में 2014 से लेकर वर्तमान में 2021 तक देश में अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन देश के और देशवासियों के बुरे दिन अब शुरू हो गए हैं। 5 राज्यों के चुनाव अभी शुरू हो गए हैं और हमारे देश के प्रधान सेवक मोदी जी इन 5 राज्यों के चुनाव में जाकर जगह-जगह जाकर फिर से सत्ता की मांग कर रहे हैं। हालांकि इन 5 राज्यों में केवल असम में ही इनकी सत्ता है, शायद वो भी इस वक्त न रहे, लेकिन पश्चिम बंगाल में काफ़ी जोर वो लोग लगा रहे हैं। इस बीच इन लोगों ने विगत 7 सालों में कुछ कमाया तो नहीं है, देश को प्रगति के रास्ते पे नहीं लेके गए, देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। लेकिन विगत 7 सालों में देश की संपत्तियां बेची जा रही है और विशेषतः अंबानी और अदानी को बेची जा रही है और बार बार जो है सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सवालों के उठने के बावजूद भी प्रधान सेवक खामोश है, वो कुछ बोलते नहीं और झूठ बोलने में लोग काफ़ी माहिर हैं। अब 2 दिन पहले ही रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। प्रधान सेवक ने भी कहा था कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, लेकिन अभी द इंडियन एक्सप्रेस में 17 मार्च की एक खबर आई है, देश की संपत्तियां किस तरह से बेची जा रही है, इसके बारे में जरा गौर कीजिए। रेलवे को टारगेट दिया गया है, इस साल 2021-22 में रेलवे की तब्बल 90,000 करोड़ की एसेट बेची जाएगी। इसमें 50 स्टेशंस और 150 पैसेंजर ट्रेन है जो बेची जाने वाली है। इसके बाद टेलीकॉम सेक्टर के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए का अनुमान है सरकार के पास में आएंगे। टेलीकॉम के जो एसेट्स है बीएसएनएल, एमटीएनएल और भारत नेट के, इनके एसेट्स को बेचा जाएगा। इसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के एसेट्स को बेचा जाएगा। रोड लेंथ ऑफ ओवर 7,000 किलोमीटर्स को बेचा जाएगा और इसके माध्यम से 30,000 करोड़ रुपए सरकार के पास आएंगे। इसके बाद ऊर्जा सेक्टर जो है, पावर सेक्टर, तो ट्रांसमिशन एसेट्स ऑफ पावर ग्रिड को बेचा जाएगा और इसके माध्यम से लगभग 27,000 करोड़ रुपए सरकार के पास आएंगे। इसके बाद यूथ्स अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इस मिनिस्ट्री के माध्यम से स्पोर्ट्स के स्टेडियम बेचने की तैयारी है और इस माध्यम से 20,000 करोड़ सरकार कमाएगी। इसके बाद सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के माध्यम से 13 एयरपोर्ट्स जो है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद एयरपोर्ट्स भी शामिल हैं, इनको बेचा जाएगा और इसके माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए सरकार जमा करेगी। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के माध्यम से 17,000 करोड़ रुपए जमा करने का लक्ष्य है। इनके एसेट्स को बेचा जाएगा, जिसमें पाइपलाइंस ऑफ गेल, आईओसीएल एंड एचपीसीएल, इनकी पाइपलाइंस को बेचा जाएगा और इसके माध्यम से 17,000 करोड़ रुपए सरकार के पास आएंगे। इसके बाद शिपिंग, पोर्ट्स एंड वाटरवेज के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपए सरकार के पास में आएंगे। तो इस तरह से ये लोग देश की संपत्तियां बेच रहे हैं। देश ने जो 70 साल में पब्लिक सेक्टर्स यूनिट को एक ऊंचाई प्रदान की, देश के लोगों ने उन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेचने का काम और इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को उनके जो चाहते लोग हैं उन्हें देने का काम मोदी सरकार कर रही है। अब देखिए, मैंने एक लास्ट वीडियो में कहा था कि जिस तरह से ये लोग देश की संपत्ति बेच रहे हैं, इसका सीधा असर एससी, एसटी, ओबीसी की रिजर्वेशन पे होगा, क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन जो है, जो इन पीएसयू में मिलता है, वो अब नहीं मिलेगा। अब इसका और एक असर देखिए, क्योंकि सरकार तो कोई सीरियस है नहीं किसी मामले में। कोरोना महामारी के चलते एक रिपोर्ट आई है, नवजीवन एक अखबार है, इसमें आई है। ये खबरें आपको शायद मिलेगी नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में, वहाँ पे कुछ अलग ही इश्यूज पे डिबेट दिखेगी जिसका आपसे कोई सरोकार नहीं है। कोरोना महामारी में लाखों वेतनभोगी कर्मचारियों की नौकरी गई और लगभग 9 महीने में 71 लाख ईपीएफ खाते बंद हुए। ये कितनी बड़ी बात है, 71 लाख लोगों के रोजगार पे संकट आया। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात है और ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो काफ़ी बड़े पैमाने पे इस तरह के संकट आए हैं। सरकार तो संपत्तियां बेच रही है, सरकार के इन्हीं फैसलों के चलते आज करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं। जो वादा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो कहीं पूरा नहीं हुआ। 15 लाख का वादा तो जुमला था। लेकिन
ये सरकार देखिए किस तरह से छिपाती है बातों को। जिस कैग रिपोर्ट के आधार पे बीजेपी ने हो हल्ला किया 2014 में, 2014 के पहले, और बाद में पता चला कि टेलीकॉम सेक्टर में किसी प्रकार का करप्शन नहीं हुआ, उस वक्त ए राजा को जो है जेल में जाना पड़ा था। इसी सरकार के चलते जो कैग की रिपोर्ट होती है 2017-18 और 2018-19, ये कैग की रिपोर्ट पेंडिंग है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है कि कैग को भी मैनिपुलेट किया जा रहा है। जैसा कि इसके पहले हमने कहा था कि देश के सारे संस्थान जो है, उन सारे संस्थानों पे बीजेपी आरएसएस का कब्जा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो एनआईए हो, चाहे सीबीआई हो, जो भी है, ईडी हो, सबके ऊपर इन लोगों ने अपना कब्जा जमा के रखा है। और अब जो कैग रिपोर्ट आती है, 2 साल से कैग की रिपोर्ट पेंडिंग है। एक समय ऐसा भी था कि सरकार के किसी भी मंत्री के ऊपर अगर करप्शन का आरोप लगे, चार्ज लगे, तो तुरंत उसका इस्तीफा होता था। लेकिन नितिन गडकरी, जो इस वक्त रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर एक संगीन आरोप लगा है स्कैनिया बस कैम के माध्यम से कि उन्होंने रिश्वत ली थी। लेकिन इसके बावजूद किसी मीडिया में इसकी एक खबर नहीं आई और ना ही इसके ऊपर कोई चर्चा हुई, ना ही विपक्ष ने उनका इस्तीफा मांगा। अब एक खबर द प्रिंट से भी आई है SC/ST वेलफेयर के संदर्भ में। 2017 से लेके तो 2021 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्रावधान है कानूनी, उसके मुताबिक 2.6 लाख करोड़ रुपए SC/ST के वेलफेयर्स के लिए सैंक्शन किए थे। हालांकि ये भी बजट कम है, इससे अधिक होना चाहिए था। उसकी पूर्ति नहीं होती, ना स्टेट गवर्नमेंट करती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। लेकिन उसके बावजूद लगभग 50,000 करोड़ का फंड लैप्स हुआ है। मतलब जो SC/ST के वेलफेयर के लिए 50,000 करोड़ रुपए का फंड था, वो सरकार उसे खर्चा नहीं कर पाई और वो फंड वापस चला गया। तो इस तरह की जो है नीयत बीजेपी और आरएसएस के गवर्नमेंट की है। इस संदर्भ में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के कुछ ट्वीट्स भी है। इन्होंने आपकी नौकरी और ईपीएफ के संदर्भ में एक ट्वीट किया है। जैसे भी मैंने पहले कहा था कि लगभग 9 महीने में 71 लाख ईपीएफ के खाते बंद हो गए। इस संदर्भ में राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे लगता है कि हमें करनी चाहिए। इसके अलावा जो है IIT और IIM में लगभग 69% जो SC/ST OBC का कोटा है, वो फिलअप नहीं किया गया है। इसके संदर्भ में भी राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि एजुकेटेड यूथ इज फेसिंग सेवर जॉबलेस। इट सीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पेनलाइजिंग देम, स्पेशली OBC SC/ST कैंडिडेट्स फॉर हैविंग रियल डिग्रीज। एक इंपॉर्टेंट ट्वीट राहुल गांधी का है, केंद्र सरकार लाभ का निजीकरण और नुकसान का राष्ट्रीयकरण कर रही है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जो PSUs है, जो प्रॉफिट मेकिंग PSU है, उनका निजीकरण किया जा रहा है। इस संदर्भ में राहुल गांधी का एक ट्वीट है, सरकारी बैंक मोदी मित्रों को बेचना भारत की वित्तीय सुरक्षा से खिलवाड़ है। काफी कड़े शब्दों में उन्होंने लिखा है, मैं हड़ताल कर रहे बैंक कर्मचारियों के साथ हूं। आपको याद होगा कि बैंक के कर्मचारियों ने लगभग 2 दिन की हड़ताल की थी और वर्तमान में जो है LIC के भी एम्प्लॉइज भी 2 दिन की हड़ताल पर है। अदानी की जो संपत्ति है भारत में, सबसे हाई स्पीड से वो बड़ी है और इतनी संपत्ति उनकी बड़ी है कि उन्होंने इस मामले में मस्क और बेजोस, इनको भी पीछे छोड़ दिया है। इस संदर्भ में भी राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि आपकी संपत्ति 2020 में कितनी बड़ी? 0। आपकी मतलब आप लोगों की। आप जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि उसने 12 लाख करोड़ कमाकर अपनी संपत्ति 50% बढ़ा ली। ऐसा क्यों? 12 लाख करोड़ की संपत्ति हो गई है अदानी की, 50% संपत्ति बढ़ गई है हमारे प्रधान सेवक की मेहरबानी से। तो इस संदर्भ में राहुल गांधी का एक ट्वीट था। और एक इन्होंने कहा है ट्वीट, इंडिया इज नो लॉन्गर डेमोक्रेसी कंट्री। मायावती ने भी इस संदर्भ में ट्वीट किया था। तो ये किस तरह की कुछ बातें थी जो आपसे शेयर करनी जरूरी थी, क्योंकि ये खबरें आपको नेशनल मीडिया में नहीं दिखेगी। इन खबरों को आपसे छुपा कर रखा जाता है, इन खबरों को सामने नहीं आने दिया जाता। देश की संपत्ति बेची जा रही है, लेकिन इसके ऊपर देश के मीडिया में चर्चा नहीं होती। देश के मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन इसके ऊपर चर्चा नहीं होती। उत्तराखंड के जो नए CM है,
वो महिलाओं के ऊपर किस तरह का बयान देते हैं, आपने शायद सुना होगा। इस संदर्भ में काफ़ी प्रतिक्रिया भी आई। मायावती ने भी इस ट्वीट के ज़रिए उनके इस बयान का विरोध किया था। तो यही आरएसएस बीजेपी के संस्कार है कि उन्हें देश में मनुस्मृति का राज स्थापित करना है, उन्हें देश के जो बहुजन हैं, उनके जो आर्थिक अधिकार हैं, उन्हें कम करना है और इसी के कारण देश की संपत्ति कुछ चुनिंदा लोगों के पास में देने का इनका प्रयास है और वो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देश के जो पीएसयू है, इन्हें भी अंबानी, अदानी जैसे उनके जो मित्र हैं, उनके पास देने का प्रयास जारी है। इसके अलावा आरक्षण के ऊपर सबसे बड़ा आघात इस माध्यम से हो रहा है। एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण के ऊपर काफ़ी संकट है। एससी, एसटी, ओबीसी के जो छात्रवृत्ति है वो नहीं दी जा रही है। एससी, एसटी, ओबीसी का पैसा लैप्स हो रहा है। कई तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चाएं नहीं होती और इसलिए इन मुद्दों पर भी बात होना ज़रूरी है, क्योंकि हम हमेशा मूवमेंट की बात तो करते हैं, लेकिन देश में मौजूदा जो हालात हैं, देश की जो मौजूदा वर्तमान स्थिति है, वो किस तरह से अंधेरे में जा रही है और इस कारण देश के बहुजन, विशेषतः युवा, आने वाले वक्त में काफ़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। इसलिए आज हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। मैंने राहुल गांधी के जो ट्वीट्स पढ़ के बताए हैं, ये कोई मैं उनका समर्थक हूँ इसलिए नहीं बताए, लेकिन ये जो सच्चाई उन्होंने बयान की है, उस सच्चाई को आपके सामने लाना ज़रूरी था और इसलिए इन ट्वीट्स का भी ज़िक्र मैंने किया। इसके अलावा देश में जो तमाम ऐसे इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं जो समय-समय पर अपनी बात रखते हैं, चाहे प्रोफेसर दिलीप मंडल साहब हो, उनके ट्वीट्स को भी आप देख सकते हैं कि देश के वर्तमान मुद्दों पर हमेशा वो ट्वीट्स करते हैं और ट्विटर ट्रेंड के माध्यम से देश की सरकारों को भी उन्होंने हिला के रख दिया है। तो ऐसे तमाम जो लोग हैं जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, जो सरकार के ऐसी नीतियाँ हैं जो देश के एससी, एसटी, ओबीसी के लिए घातक है, इन नीतियों के खिलाफ बोलने वाले लोगों को मुझे लगता है कि उनकी बातों को आपके सामने लाना बहुत ज़रूरी है और इसलिए हमने इस माध्यम से जो है इन बातों को, ये जो सच्चाई है इसको आपके सामने लाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि इन बातों को आप अपने ज़हन में रखें, इसको समझें और इस सरकार के खिलाफ जहाँ भी जैसे भी संभव हो, इसके खिलाफ जो है हमने अभी झंडा बुलंद करने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो काफ़ी अंधकारमय होते जा रहा है और ऐसे समय में इस देश के तमाम एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को इकट्ठा आकर इस सरकार के खिलाफ में जो है अपनी आवाज़ बुलंद करने की आवश्यकता है और इसलिए जो है ये वीडियो जो है हमने आज बनाया है और उम्मीद है कि आप इसे देखकर जो है इसको अधिक से अधिक प्रचारित करेंगे और जो मनुवादी मीडिया है, जो आपको खबरें नहीं दिखा था, उन खबरों को आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं और इसका अधिक से अधिक प्रचार करके इनका जो नैरेटिव है, इससे हमें ब्रेक करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।